आज हम जानने वाले व्हाट इज आईबीडी एंड आईबीएस। पेट से जुड़ी हुई ये बीमारी है दोनों, ठीक है। इसके कारण भी बहुत सारा पेट में प्रॉब्लम होता है और हमारे कंपनी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स आईबीडी और आईबीएस पे भी काम करता है। लेकिन आज न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स किस कौन सी स्ट्रेन इस पे काम करती है उसके बारे में नहीं जानेंगे सॉरी। आज हम जानेंगे व्हाट इज आईबीडी और आईबीएस क्या होता है ये जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और जो मैंने प्रस्तावना दी है आज आप समझ गए होंगे कि हम जानने वाले हैं आईबीडी और आईबीएस। तो आईबीडी यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसको आईबीडी कहते हैं। आईबीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। आईबीडी में पाचन में दीर्घकालीन सूजन होती है। जो हमारी पाचन प्रक्रिया होती है, पाचन की जो आते होती है, उसके अंदर में एक सूजन होती है, दीर्घकालीन सूजन जिसको कहते हैं। आईबीडी में मुख्य रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग शामिल है। दो रोग होते हैं, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग। ये दोनों के सब रोग भी होते हैं, मेन दो होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन रोग। इन दोनों रोगों में आमतौर पे गंभीर दर्द, थकान और तेजी से वजन घटने के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन रोग हुआ है, जिसको हम आईबीडी कहते हैं, तो उनके अंदर में गंभीर दस्त हो जाती है, उनको दर्द हो जाता है, थकान महसूस होती है और तेजी से वजन घटने की भी शिकायत होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? एक आंत का रोग है। सरल भाषा में कहें तो ये हमारे आंतों से जुड़ी बीमारी है, जिसमें बड़ी आंत में सूजन और जलन की शिकायत होती है, जिसकी वजह से बड़ी आंत के मलाशय और मल नाली में छाले हो जाते हैं। हमारी जो आंत का रोग है और मल नाली जो होती है और मलाशय जो होता है, उसके अंदर के आंत में छाले हो जाते हैं। उसके बाद क्रोहन रोग होता है, एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज आईबीडी है, और जो बड़ी आंत के कोलन और मलाशय के अंदरूनी आंत के भाग में दीर्घकालीन सूजन और घावों का कारण बनता है। एक प्रकार का आईबीडी है क्रोहन रोग भी, जो बड़ी आंत के, क्योंकि बड़ी आंत से हम सब कुछ बाहर निकालते हैं, आखिरी में जो कोलन होता है उसमें, और मलाशय के अंदरूनी जो आंतें होती है उसके अंदर में दीर्घकालीन, बहुत दिन से, काफी टाइम से आपकी इस पे सूजन रहती है और उसके कारण एक घाव बनना चालू होते हैं, उसका कारण होता है। क्रोहन रोग भी आपके पाचन तंत्र की आंत में आई सूजन का कारण हो सकता है। आपका जो पाचन तंत्र है शरीर का, उसके आंत में जो सूजन आई है उसका कारण भी क्रोहन रोग हो सकता है। यह सूजन पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को प्रभावित कर सकती है। ये जो सूजन आती है वो पाचन तंत्र, यहां से हमारा पाचन तंत्र चालू हुआ तो आखिरी में हमारा कोलन तक होता है, तो उस पूरे में कहीं भी वो सूजन आ सकती है। जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत या दोनों आंतों को प्रभावित कर सकता है। पाचन तंत्र में दो चीजें होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइल, लार्ज इंटेस्टाइल। दोनों में से एक को प्रभावित करेगा या दोनों को भी प्रभावित कर सकता है। कोलोजिनस कोलाइटिस और लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस भी आईबीडी में आते हैं। आईबीडी के अंदर में कोलोजिनस कोलाइटिस और लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस भी आते हैं। अब टाइप्स ऑफ आईबीडी दो टाइप्स के होते हैं, जो हमने पहले ही देखा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी बड़ी आंत में सूजन हो जाती है, इसमें कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस, प्रोक्टोसिग्मोइटाइटिस, लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, पेंकोलाइटिस, एक्यूट गंभीर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये 5 प्रकार इसके अंदर होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल नहीं जानेंगे, इसको हम समझते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के हिसाब से। उसके बाद होता है क्रोहन रोग। क्रोहन रोग में पाचन तंत्र में सूजन आ जाती है। नॉर्मली छोटी आंत के, मैंने आपको इसके पहले बताया कि क्रोहन रोग में दोनों हमारे पूरे पाचन तंत्र को भी खराब कर सकता है, यानी दोनों आंतों को भी खराब कर सकता है, दोनों आंतों पे भी सूजन दिखाई दे सकती है। लेकिन मेनली छोटे आंत का जो निचला हिस्सा होता है, निचला लेवल जो होता है छोटे आंत का, उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। नॉर्मली ये देखा जाता है जिनको क्रोहन रोग होता है। अब इसके भी सब पार्ट्स हैं। इसमें होता है आइलिओकोलाइटिस, आइलाइटिस, गेस्टोडोनल क्रोहन रोग, जेजुनोएलिटिस और क्रोहन कोलाइटिस। इस तरह के सब पार्ट्स यानी सब रोग जो होते हैं इनको भी इसमें जाना जाता है।
अब आईबीडी, जिसको भी आईबीडी हुआ है, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज जिसको हम कहें, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, उसमें कुछ लक्षण होते हैं। किसी को दस्त हो गया, बुखार और थकान महसूस होती है, पेट दर्द और पेट में ऐंठन महसूस होती है, मल में रक्त आना, जब मल त्याग करता है तब उसमें से रक्त आना, भूख कम लगना और वजन घटना। तो आईबीडी में यानी इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज के जो लक्षण है, सिम्टम्स है, दस्त पहला सिम्टम्स है, बुखार और थकान, बुखार आना, थकान, हमेशा थकान महसूस करना, पेट में दर्द और एक ऐंठन हो जाती है, मल में रक्त आना, मल त्याग करते वक्त रक्त आना, भूख कम लगना और वजन घटना। ये मेन 6 सिम्टम्स लक्षण होते हैं आईबीडी के। आईबीडी होने के कारण भी समझ लेते हैं हम। एक होती है अनुवांशिकता, प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रॉब्लम, यानी एटो इम्यून हो जाता है आपका। प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है हमारी इम्यून सिस्टम, वो एटो इम्यून में प्रवर्तित हो जाता है। इट मीन्स वो हमारे शरीर के अंदर के इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि हमारे शरीर के जो दूसरे सेल्स है, जो बैक्टीरिया खतरनाक बैक्टीरिया वायरसेस है, उनको खत्म करना। लेकिन एटो इम्यून क्या करता है, उसको ये लगता है कि ये जो अच्छे वायरसेस है वही अभी अटैक कर रहे हैं हमारे शरीर के ऊपर में, तो उनको खत्म करता है। तो एटो इम्यून के कारण भी होता है। उसके बाद होता है उम्र में, आईबीडी अधिकांश 30 वर्ष के कम उम्र के लोगों में पाया जाता है, या फिर 50 या 60 साल के बाद। 30 उम्र के कम में आईबीडी पाया जाता है। पारंपरिक इतिहास यानी परिवार के इतिहास में किसी को आईबीडी का प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है धूम्रपान, कुछ दवाएं जिसको आइसोट्रेनोइन करके एक दवा होती है, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन सोडियम, इस तरह की जो दवाएं होती है, इनसे भी इन्फ्लामेटरी दवाएं होती है मेनली, तो इनसे भी रिस्क होता है, साइड इफेक्ट बोलेंगे, रिस्क नहीं बोलूंगा, साइड इफेक्ट होता है, तो इनसे भी आईडी होता है। और रहने की जगह जहां हम रहते, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम रहते तो भी हमको आईबीडी होने के चांसेस है। तो आईबीडी होने के कारण क्या है, अनुवांशिकता, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी एटो इम्यून, उम्र 40 वर्ष से कम उम्रों में आईबीडी पाया जाता है मेनली, परिवार का इतिहास, हमारे परिवार में कोई इतिहास होगा, पूर्व इतिहास आईबीडी का, धूम्रपान, कुछ दवाएं, इन्फ्लामेटरी में जो दवाएं यूज होती है वो दवाएं, रहने की जगह अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे तो ऐसे जगह। अब आईबीडी से बचाव कैसे करें और टेस्ट क्या है, तो स्वस्थ आहार खाना चाहिए, हमारा आहार हमको स्वस्थ करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मल और रक्त का परीक्षण भी करवाते हैं डॉक्टर लोग। अगर किसी को बहुत ज्यादा आईबीडी की शिकायत है तो उनके मल और रक्त यानी ब्लड का परीक्षण होता है। फ्लेक्सिबल सिग्मोडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, ये 2 तरह की टेस्ट भी होती है, तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है। कैप्सूल एंडोस्कोपी होती है, एक्सरे होते हैं, सीटी स्कैन होता है और एमआरआई होता है। तो इसमें से डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपने मन से डिसाइड मत कीजिए। सबसे पहले तो अपना आप जो चीजें कर सकते हैं, तो स्वस्थ आहार अपनाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, धूम्रपान नहीं करना है। ये 3 चीजें अगर आप कर रहे हैं तो इनको आप नहीं कर रहे, धूम्रपान कर रहे तो धूम्रपान को आपको छोड़ना पड़ेगा, व्यायाम नहीं करे तो व्यायाम करना पड़ेगा, स्वस्थ आहार नहीं ले रहे, अगर आपको आईबीडी की शिकायत है तो आपको स्वस्थ आहार लेना पड़ेगा। आईबीडी का इलाज क्या है, एक एंटी इंफ्लामेटरी दवा है, जो मैंने इसके पहले भी आपको नाम दिवाया था। हालांकि कुछ इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी दवाएं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते, लेकिन आईबीडी के साथ साथ इनके कुछ ठीक तो करते, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसमें होते। और इम्यून प्रेसेंट्स यानी एटो इम्यून प्रेसेंट्स यानी एटो इम्यून को रोकने की जो दवाई देते हैं डॉक्टर लोग, इससे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। चकते या संक्रमण टाइप के हो जाता है, हमारे शरीर में चकते आ जाते हैं, चकते टाइप कुछ हो जाएगा, लाल लाल चकते आ जाएंगे, या कुछ संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए इम्यूनोस प्रेसेंट्स यानी जिनको एटो इम्यून का प्रॉब्लम के कारण आईबीडी हुआ है, उनको भी दवा दी जाती है, एंटीबायोटिक उसके बाद में। और जीवन शैली परिवर्तन, सर्जरी, कभी कभी सर्जरी भी करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। अब जीवन शैली में परिवर्तन यानी तरल पदार्थ लो और डेयरी उत्पादों तनाव से बचे। जितने भी डेयरी वाले उत्पाद हैं उनको खाने से बचना चाहिए आपको।
जिनको आईबीडी है, और तनाव, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली किसी को भी अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो पहले तो आप स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, आप ये पॉजिटिव रहिए कि मेरा पेट साफ होने वाला है, मेरा पेट साफ हो रहा है, ये पॉजिटिव थिंकिंग अपनाइए। क्योंकि जब आप परिवर्तन लाओगे खुद में, आहार करोगे, व्यायाम करोगे, धूम्रपान कर रहे हो, शराब पी रहे हो, अगर छोड़ दोगे तो अपने आप ही आपकी बॉडी उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। या फिर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो दवाई देते हैं उससे भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब एंटीबायोटिक होता है, वैसे हमारा प्रोबायोटिक भी यानी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी, इसके अंदर जो 14 स्ट्रेंस है उसमें से कौन सी स्ट्रेंस आईबीडी और आईबीएस पे काम करती है हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी आईबीडी और आईबीएस पे काम करता है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक। एंटीबायोटिक भी वही काम करता है, शरीर के अंदर के जो खराब बैक्टीरिया उनको नष्ट करने का काम एंटीबायोटिक का होता है। लेकिन एंटीबायोटिक खराब बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है, और प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया को शरीर के अंदर बनाता है, और एंड जो दूसरे खराब बैक्टीरियाज होते हैं उनको खाकर उनको नष्ट करने का काम प्रोबायोटिक करता है। तो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर में एटॉमिक है प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक है। जो प्रोबायोटिक का खाना होता है प्रीबायोटिक, वो भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में, उसके लिए मेरा कल का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आईबीडी में जोखिम भी होती है, कुछ लोगों को बहुत जटिलताएं वाला भी आईबीडी होता है, कुछ रिस्क होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। बहुत कम होते हैं रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन तो भी आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, कुपोषण यानी वजन कम होना, तेजी से लोगों का वजन कम होना चालू लगता है। इसके लिए इनको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर बताएंगा इनको कि इनके शरीर के अंदर में कितने प्रमाण में आईबीडी फैला हुआ है या आईबीडी कितना % इनका बढ़ा हुआ है। कोलन कैंसर भी हो सकता है, आंतों में फट भी सकती है, किसी किसी के आंतें भी फट सकती है, और आंतों में रुकावट भी आती है। आंतों के अंदर में हम बोले तो रुकावट आ जाती है, खेत, रुकावट के लिए खेत जैसा लिख के आता था ना टीवी में एक बार पुराने जमाने में, उसी तरह से आंतों के अंदर में रुकावट आ जाती है, कोई भी चीज इजीली पास नहीं हो सकती। तो ये जो जोखिम और जटिलता है, ये जटिलता हर किसी में नहीं होती, कुछ बहुत कम % लोग हैं जिनमें ये होती है। तो उसके अंदर कुपोषण यानी वजन तेजी से कम होना, बहुत ज्यादा वजन तेजी से कम होना, कोलन का कैंसर हो सकता है, आंतों का फटना भी शामिल है, और आंतों में रुकावट होती है। अब देखते हैं आईबीसी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीडी के बारे में हमने देखे, और अब देखते हैं आईबीसी। आईबीसी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक सामान्य डिसऑर्डर है। आईबीडी थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा परेशान करता है, लेकिन आईबीएस एक सामान्य डिसऑर्डर है जो बड़ी आंत को प्रभावित करता है। जो हमारे शरीर के अंदर 2 आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो बड़ी आंत को प्रभावित करते हैं। इसमें आंत की तांत्रिकाएं और मांसपेशियों अति संवेदनशील हो जाती है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है और तांत्रिका है, जो कोशिका है पूरी तरह से, वो अति संवेदनशील हो जाती है। छोटी आंत की मांसपेशियां भोजन को बड़ी आंत में पहुंचाती है। छोटी आंत का काम क्या होता है, जो भोजन है हमारा, उन भोजन को बड़ी आंत तक पहुंचाने का काम होता है छोटी आंत का। सामान्यतः ये एक रिदम में सिकुड़ती है और फैलती है। अगर जब भी आंतें जब पहुंचाती है अपना खाना बड़ी आंत को, तब ये सामान्य रिदम में सिकुड़ती है और फैलती है। लेकिन कुछ लोगों में आंतों का यह संकोचन सामान्य से अधिक होता है और मजबूत होता है, लंबा होता है और मजबूत होता है, तो यह दर्दनाक होता है। कुछ लोगों में जब आईबीएस का फॉर्मेशन हो गया, आईबीएस उनको डिटेक्ट हो रहा है, आईबीएस की तकलीफ है, तो जो संकुचन होता है आंतों का वो ज्यादा होता है और अधिक लंबा होता है और मजबूत होता है, तो वो दर्दनाक होता है उनके लिए, और भोजन प्रवाह में उनके रुकावट डालता है। जो प्रवाह होता है भोजन का, उसमें वो रुकावट डालता है। अगर भोजन का प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है तो कब्ज होता है और डायरिया के शिकार भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा हो जाए भोजन का प्रवाह तो डायरिया भी होता है। तो भोजन के प्रभाव को ये इनबैलेंस करता है एक तरह से आईबीएस जिनको हो जाता है। बड़ी आंत तक जो खाना पहुंचाते हैं छोटी आंत, तो उनका जो सिकुड़ना होता है, फैलना सिकुड़ना, उसमें कुछ तो भी अंतर आ जाता है, और उसके कारण भोजन का प्रभाव कभी धीमा हो जाता है तो कब्ज की शिकायत होती है, और तेज हो जाता है तो डायरिया की शिकायत होती है। आईबीएस के कुछ लक्षण होते हैं, पेट में दर्द और मरोड़। किसी के पेट में दर्द हो रहा है या मरोड़ आ रही है तो एक आईबीएस का लक्षण है।
पेट का फूलना, ये भी आईबीएस का लक्षण है। गैस बनना, डायरिया, कफ, स्टूल में म्यूकस, मल त्याग करने के आदत में बदलाव। मेन रीजंस होते हैं पेट में दर्द और मरोड़, पेट का फूलना, उसके बाद होता है गैस बनना, डायरिया, कब्ज और स्टूल में म्यूकस, स्टूल करते वक्त म्यूकस होना, मल त्याग करने में आदतों में बदलाव, यानी रोज का टाइमिंग चेंज हो रहा है मल करने का। कभी आज 4 बजे जा रहे, सुबह जा रहे 4 बजे, कल 10 बजे जा रहे, परसों 11 बजे जा रहे, ये जो टाइमिंग चेंज होता है, बदलाव, इसको बोले। बहुत कम लोगों में आईबीएस के गंभीर लक्षण होते हैं। मैंने पहले भी बोला आपको कि आईबीएस थोड़ा सा आईबीडी से थोड़ा सा छोटा, ज्यादा खतरनाक नहीं होता। आईबीडी भी खतरनाक नहीं होता, आईबीडी कुछ लोगों में ज्यादा तकलीफ देता है, तो आईबीएस भी कम लोगों में गंभीर लक्षण होते हैं। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कब दिखाना चाहिए डॉक्टरों को? जब लगातार मल त्याग करने की आदत में परिवर्तन आए। अगर आपके मल त्याग करने की जो आदत है, रूटीन है, जो टाइमिंग आपका फिक्स हुआ है शरीर के हिसाब से, उसमें अगर परिवर्तन आ जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मलाशय से रक्तस्राव हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वजन कम हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेट में दर्द और जो रात में बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए आईबीएस में? आपको नॉर्मली जब लगातार मल त्याग करने की आदत में बदलाव आप पा रहे हो, मलाशय से रक्त का स्राव हो रहा हो, वजन कम हो रहा हो, पेट में दर्द होता है और रात में वो दर्द बढ़ जाता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके तुरंत आईबीएस की दवा करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। आईबीएस होने के कारण भी होते हैं। आईबीएस अक्सर 45 साल के कम उम्र के लोगों में पाया जाता है, होता है। आईबीएस अक्सर 45 साल के कम उम्र के लोगों में पाया जाता है, और अधेड़ उम्र में या थोड़ी सी हम उम्रदाज हो जाते तो तब उस टाइम तो फिर एक ख्याल से हमारा इम्यून सिस्टम ही काम नहीं करता। पेट की जो पेट उस टाइम हमारा पेट संतुलित नहीं रह पाता, उस कारण बहुत सारी बीमारी हमको होती है। तो उस टाइम तो हमको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स वैसे ही लेना ही चाहिए, 20-40 के बाद ही हमको चालू कर देना चाहिए। लेकिन 45 में आईबीएस होता है, 45 के कम उम्र के लोगों को आईबीएस होता है। महिलाओं में यह समस्या पुरुषों के तुलना में दोगुनी होती है। महिलाओं में यह संख्या पुरुषों के तुलना में दोगुनी होती है। महिलाओं में डबल पाया जाता है आईबीएस एज कंपेयर टू मेंस। तो इसलिए महिलाओं ने भी तुरंत चालू कर देना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेना। उसके बाद होता है परिवार का इतिहास। पारिवारिक इतिहास में किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम है तो उनको भी होता है आईबीएस की शिकायत। हमारे घर में भी ये मैं बोलूँ तो पारिवारिक था ही। मेरे दादा को भी प्रॉब्लम था, मेरे पापा को भी प्रॉब्लम था। तो ये जो प्रॉब्लम था मुझे भी कंटिन्यू हुआ था, लेकिन मैंने न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेने के बाद में कम से कम 4 महीने मैंने लिया। 2 डब्बे मैंने मंगाए थे, रोज सुबह 1 लेता था। 60 पाउच आते तो 120 पाउच मेरे पास आए थे। जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने बुक किया था। तो रोज लेने से मुझे 4 महीने में मेरा रूटीन ठीक हो गया इसके कारण। और अभी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी और अभी मंगाना है। प्रिवेंशन भी है कुछ इसके अंदर में आईबीएस में। आपको चाय, कॉफी, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट पदार्थों के सेवन से बचना है या कम करना है। आपको चाय, कॉफी, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का सेवन कम करना है या खाने से बचना है। गुनगुना पानी पीना है आपको। अगर आपको आईबीएस की भी शिकायत है, मैं बोलूं आईबीडी की भी शिकायत है, तो आपको गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। नींद पूरी प्रॉपर लेना है। दोनों में आईबीएस और आईबीडी भी है, आपको तो नींद पूरी प्रॉपर लेना है। नियमित समय पर खाना खाना है। आपका टाइमिंग बना लीजिए खाने का। हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते जाइए, क्योंकि आईबीएस और आईबीडी के अंदर में आपको बार बार अगर शौच को जाने की प्रॉब्लम हो रही है, जा रहे, तो पेट में कुछ जाएगा नहीं, तो फिर तो और तकलीफ होंगी ना दोस्तों। तो पेट में कुछ जाना चाहिए, इसलिए हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए। खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। खाने को आपको पूरा चबा कर खाना चाहिए। नॉर्मली हम लोग चबा कर आजकल खाने की आदत लोगों की रही नहीं है, इसलिए चबा कर खाना चाहिए। डेयरी उत्पाद, तेलीय और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। आईबीडी और आईबीएस दोनों में भी यही चीज है। डेयरी उत्पाद, तैलीय पदार्थ और मसालेदार भोजन मत करें। बहुत से लोग सलाह देते हैं आपको कि दूध पियो, ये पियो, दूध के पनीर खाओ, लेकिन जो लोग आईबीडी और आईबीएस से ग्रसित होते हैं उन लोगों को इससे भी तकलीफें होती है। तो आपको देखना पड़ेगा किस चीज से मुझे तकलीफ है। उसके बाद तंबाकू, सिगरेट, शराब नहीं पीना चाहिए आपको, इससे भी आपको बचना चाहिए। नियमित शौच की
क्रिया करे, नियमित शौच को जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे आज शौच नहीं आ रही तो मैं आज नहीं जाऊंगा, 4 दिन बाद जाऊंगा, 5 दिन बाद जाऊंगा। बहुत से लोगों की शिकायत होती है। मैंने जैसा बोला कि मेरे पारिवारिक इतिहास था मेरे परिवार का, कि मुझे हमारे यहाँ वो शौच का जो प्रॉब्लम था वो पारिवारिक इतिहास था। बचपन में भी हम मेरे को याद है कि 2 दिन 3 दिन में जाते थे। ये सेम प्रॉब्लम मेरे छोटे लड़के के साथ भी था, 2-3 दिन में हो जाता था। लेकिन मैंने भी उसको न्यूट्रासिटिकल मिक्स दिया था, एक 1/4 दिया था, सिर्फ 4 दिन 6 दिन ही दिया, तो उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रूटीन में शौच को जाता है डेली। लंच के बाद आराम करना चाहिए और डिनर के बाद टहलना चाहिए। तो अब आप बोलोगे लंच के बाद आराम कैसे करें? तो जो महिला है, जो घर में रहती है महिला है, थोड़ा सा तो आराम कर ही सकती है लंच के बाद, और डिनर के बाद तो हर कोई टहल सकता है। तो आईबीडी और आईबीएस वालों के लिए सलाह है कि दोनों को लंच के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, और डिनर के बाद टहलना चाहिए। उपचार क्या है इसका? तनाव कम करे, स्ट्रेस कम करे। दोनों में आपने देखा, आईबीडी में भी देखा, आईबीएस में भी देख रहे, स्ट्रेस को कम करना चाहिए। डाइट में बदलाव करना चाहिए, दोनों में आपको आपका डाइट बदलाव करना चाहिए। जो भोजन खाने से आपको आईबीएस के लक्षण आते वो खाने से बचे। मैंने ये सलाह अभी रिसेंट में जिनको मैंने ये चीज बताई थी, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनको भी मैंने यही सलाह दी थी कि आप जो भोजन खा रहे हो आप नोट करके रखो। आज आपने क्या खाया? दाल खाया, चावल खाया, कौन सी सब्जी खाई, रोटी ज्वारी की खाई, मैदे की खाई या गेहूं की खाई, सब्जी कौन सी खाई, और क्या क्या खाया दिन भर में। हर एक चीज को आप नोट करके रखो। और आपको जब सवेरे खाना खाया आपने और आपको पता चला कि ये खाने से मुझे तकलीफ हो रही है, जो चेंज हो गया आपके डाइट के अंदर में, तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। आपको लिख के रखना पड़ेगा कौन सी चीज खाने से मुझे तकलीफ हो रही है। आज समझ लीजिए आपने पूरा खाना खाया, आज आपने भट्टे की सब्जी बनाई, नॉर्मल रोटी खाए, चावल खाए, दाल बनाई, अरहर की दाल आज बनाई आपने, साथ में आपने भट्टे की सब्जी बनाई। आज आपको तकलीफ, आपने आज खाना खाया, भोजन किया, और फिर आपको तकलीफ चालू हो गई। अब कल क्या करना है आपको सिर्फ एक काम करना है, रात में या दूसरे दिन फिर से आपको सेम खाना बनाना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको भट्टा की सब्जी अलग रखवाना है, बाकी नॉर्मल खाना खा के देखना है। अगर उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है आपको, और थोड़ी देर बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद, मैंने बोला थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, 3 घंटा सिर्फ भट्टे की सब्जी के साथ खा के देखिए रोटी, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इट मीन्स आपको भट्टे की सब्जी अवॉइड करनी चाहिए। तो ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, डॉक्टर नहीं ढूंढ सकता ये, या मैं नहीं ढूंढ कर दे सकता, कोई भी आपको गाइड कर रहा है तो जो गाइडेंस दे रहा है आपको, वो ये चीजें नहीं ढूंढ सकता। इन चीजों को ढूंढना आपको ही पड़ेगा। आपके डाइट का चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, आप क्या खा रहे हो। मैं डाइटिशियन के पास जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप आपके डाइट में जो परिवर्तन आपको खुद को करना पड़ेगा, किस डाइट से, किस चीज से, कौन सी वस्तु खाने से मुझे आईबीएस और आईबीडी का प्रॉब्लम हो रहा है, उन वस्तु को आपको आपके आहार से दूर करना होगा। नियमित व्यायाम करना होगा। तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना पड़ेगा। तरल पदार्थ खाए आप, जितने भी तरल पदार्थ है उन तरल पदार्थों को आपको खाना चाहिए। पूरी नींद लेना है। अगर आपको गंभीर संक्रमण है तो दवाई भी लेनी होगी। अगर किसी को आईबीएस या आईबीडी का गंभीर संक्रमण है, बहुत ज्यादा परेशान है, संक्रमित हो चुके, परेशान हो गए, तो उनको दवाई लेनी पड़ेंगी। 6 से 7 महीने लगातार दवाई लेने से 70 to 80% लोगों को आराम मिलता है। 6 से 7 महीने लगातार दवाई लेने पे मैं भी यही सलाह दे रहा हूं कि आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जरूर जाइए। डॉक्टर जो दवाई देता है वो डॉक्टर की दवाई जरूर कीजिए। साथ ही साथ डॉक्टर ने आपको जो टेस्ट बताया वो टेस्ट भी कीजिए, ताकि आपको पता चले आपका संक्रमण कितना फैला हुआ है। और साथ ही साथ आप न्यूट्रासिटिकल हमारे कंपनी का लीजिए। डॉक्टर की दवाई से आपको 6 से 7 महीने में आराम मिलने वाला है। हमारे न्यूट्रासिटिकल मिक्स भी आप 6 महीने लेते हो तो आईबीडी और आईपीएस में आराम मिल सकता है। लेकिन आपको लेना पड़ेगा सर। आप परेशान होते हैं कि 1 दिन लिया, 4 दिन लिया, 2 दिन लिया, और फिर पूछते हो कि मुझे कितना दिन लेना पड़ेगा। मैंने कोई दूसरे कंपनी का प्रोबायोटिक खाया हूं तो मुझे आराम क्यों नहीं, तो मुझे वो अभी वो इफेक्ट करेगा, और मैं आपके कंपनी का खा रहा हूं तो भी मेरे को फायदा होगा। भाई पुराने कंपनी का, जिस कंपनी का आपने न्यूट्रासिटिकल मिक्स यानी प्रोबायोटिक खाए थे, वो कंपनी और इस कंपनी में चेंज है ना। आप और आपके भाई 2 है।
आप दोनों भाई हो, तो आपके दोनों को भाइयों में तो चेंजेस है ना। पांचों उंगलियां शरीर की है क्या, शरीर की, या हाथ की पांच उंगलियां, पांचों उंगलियों में अंतर है ना। उसी तरह से जब दो कंपनियों ने प्रोबायोटिक्स बनाए तो दोनों प्रोबायोटिक्स के अंतर अंतर होंगे। इसमें कौन सी स्ट्रेंथ डली हुई है ये मुझे नहीं मालूम, आपने जो कंपनी का लिया, और उसमें कितने पावर की स्ट्रेंथ डली हुई है, न्यू स्ट्रेंथ डली हुई है, ओल्ड स्ट्रेंथ डली हुई है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन मैं न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेने के लिए आपको इसलिए बता रहा हूं कि 14 स्ट्रेंथ्स है और उसमें से बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती है जो आईबीएस और आईबीडी पे काम करती है। इसलिए आपको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेना चाहिए और कम से कम 6 से 7 महीना कंटिन्यू आपको लेना है। रोज एक ही लेना है, दिन में 2 बार भी आपको लेना नहीं है, रोज एक ही लेना है, सुबह खाली पेट आपको लेना है। तो आपको 6 से 7 महीने में इसका फर्क मिलेगा, आपको राहत मिलेंगी, आराम भी मिल सकता है। डायरिया और कब्ज दोनों ही आईबीएस के लक्षण है। आईबीएस के अंदर में डायरिया भी होता है, कब्ज भी होता है। ये हेमोराइड्स की समस्या को गंभीर बना सकता है। हेमोराइड्स यानी एक बवासीर हम जिसको बोले, उसको एक गंभीर बना सकता है किसी को आईबीएस हुआ है तो। अगर आप कुछ निश्चित खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करोगे तो आपको पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, यानी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, इससे कुपोषण की समस्या होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, पर्याप्त खाना, पोषण वाला खाना नहीं खाते। आईबीएस और आईबीडी की समस्या हो गई, अपचन की हमको समस्या प्रॉब्लम हो गई, तो हम उस डर से खाना कम खाते कि हमको लगता है कि यार पचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, मेरे को खाने के बाद तुरंत शौच को जाना पड़ रहा है, इस कारण इस डर से हम खाना कम खाते। तो सबसे पहले आपको खाना भरपेट खाना पड़ेगा। अगर आपको दिन में 3 बार भी शौच को जाना पड़ रहा है, 4 बार भी शौच को जाना पड़ रहा है, तो भी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक आपके शरीर के अंदर में पोषण तत्व नहीं जाएंगे, और पोषण तत्व अगर नहीं जाएंगे तो आपका वजन कम होगा। वजन कम होने का मुख्य कारण यही है कि आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हो, प्रॉपर डाइट आप आपका कर नहीं रहे हो, इस कारण आप खाना कम खा रहे हो। जब खाना कम खाओगे तो आपको पोषण तत्व भी नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स भी आपको लेना चाहिए। मैंने आपको बताया हेल्थ सप्लीमेंट में आप हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ले सकते हो। साथ ही साथ बाकी भी बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास में, वो भी ले सकते हो, जिससे आपको पोषण मिले। आपके शरीर को पोषण मिलना जरूरी है। जब तक पोषण नहीं मिलेगा तब तक आपका वजन कम होते रहेगा। इसीलिए खाना प्रॉपर टाइम पे खाइए। फल बोल रहा हूँ, फल भी अपने डाइट में लाइए। साथ ही साथ कुछ मोटे अनाज जो होते, मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए आपको, आईबीएस और आईबीडी के अंदर में भी। इन सब चीज को आपको लागू करना पड़ेगा। सिर्फ दवाई खाने से नहीं होगा या प्रोबायोटिक लेने से भी नहीं होगा, आपको आपके जीवन शैली में बदलाव करना होगा। जब तक जीवन शैली में आप बदलाव नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। आप दुनिया की कोई भी दवा कर लो, प्रोबायोटिक्स ले लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन आप उसके बाद भी शराब पीना नहीं छोड़ रहे हो, धूम्रपान करना नहीं छोड़ रहे हो, टाइमिंग से खाना नहीं खा रहे हो, तो कैसे पोषण मिलेगा शरीर को? आपको पोषण देने के लिए आपको अपने डाइट प्लान में भी चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी। वैसे आईबीडी पाचन मार्ग को स्थायी नुकसान तो नहीं पहुंचाता है या कैंसर समान गंभीर बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये जीवन को प्रभावित करता है। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था कि आईबीडी और आईबीएस के बारे में आपको बताना। अगले वीडियो में हम जानेंगे हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर में 14 स्ट्रेंथ्स है और 14 की 14 स्ट्रेंथ्स किस चीज पे काम कर सकती है, नाम बताऊंगा मैं आपको। उन चीजों पे हमारी 14 स्ट्रेंथ्स काम कर सकती है, ये हम देखेंगे आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में। 3, 4, 5 वीडियो और बनेंगे इसके, क्योंकि एक वीडियोस में पूरा कवर नहीं हो सकता। आज का भी वीडियो आईबीएस और आईबीडी एक वीडियो में कवर किया मैंने, करके थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, आधे घंटे का वीडियो हो गया। लेकिन प्लीज अब देखिए वीडियो और शेयर कीजिए जिनको भी पेट की समस्या आईबीसी और आईबीडी से ग्रसित है। तो जाते जाते मेरा नंबर बोलूंगा 9325398926। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी तरह के नए नए अपडेट्स और एटॉमी कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी आपके पास पहुंच सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है आप लोगों को, ताकि मैं बहुत डिटेल्स में आपको जानकारी देता हूँ। हमारे कंपनी के एक्चुअली बोलना चाहिए जो सीईओ है हेंगल पार्क सर भी बोलते कि इतनी ज़्यादा जानकारी आप मत दीजिए, सिर्फ
मेन जानकारी दीजिए। मुझे भी लगता है वही चीज़ सही होनी चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता, मैं आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जितनी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। आपको जितने आपके दिमाग में बैठ सकता है उतनी जानकारी आप किसी और को फॉरवर्ड कीजिए। आपके हिसाब से आपको जितनी जानकारी इसमें से अच्छी लगती है वो किसी और को बताइएगा। और डॉक्टर के पास प्लीज़ जाइए अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।